तो मैं ये बात कर रहा था, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो फ्लोरीन जो है ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन एटम जुड़ के आपस में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ के क्लोज स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्लोज स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे बॉन्ड आपस में बॉन्डेड होते हैं, कोई भी जो है ना वो ओपन एंडेड बॉन्ड नहीं होता जो किसी से बॉन्डेड ना हो, सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये फ्यूज रिंग्स के जरिए जो ना वो ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे फुटबॉल होता है, या रॉड बना देते हैं, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है। तो फ्यूज रिंग्स का मैंने आपको बताया कि जब दो रिंग्स आपस में ऐसे जो ना वो जुड़ी होती हैं, ठीक है, कोई भी दो रिंग्स चाहे वो 5 मेंबर्ड हो और 6 मेंबर्ड हो, ठीक है, जब वो आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर इनको हम कहते हैं फ्यूज रिंग्स, सही है। तो ये फ्यूज रिंग्स के जरिए ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इनके अंदर कार्बन की तादाद मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये प्योरली कार्बन पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। इनको हम बक्की बाल्स भी कहते हैं। बचपन में हम इनको बक्की बाल्स के नाम से पढ़ते थे। कार्बन की तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म जो है उसको बक्की बाल कहते हैं। इनका दूसरा नाम फ्लोरीन्स है। बेसिकली एक जो ना वो आर्किटेक्ट था बकमिंस्टर फ्लोरीन, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो खैर उसके बारे में देखते हैं आगे। तो इसमें जितनी भी रिंग्स होती हैं वो या तो 5 कार्बन की होती हैं या 6 की या 7 कार्बन की, हद 7 कार्बन तक की रिंग होती हैं। और अमूमन इनके अंदर जो रिंग्स पाई जाती हैं वो 5 कार्बन की होती हैं या 6 कार्बन की होती हैं। जैसे 5 कार्बन की या 6 कार्बन की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाली रिंग जो है 5 कार्बन की है, ये वाली जो है वो 6 कार्बन की है, ठीक है। इसी तरह जितने भी यहाँ पे सकते हैं, ये वाली भी 5 कार्बन की है, ठीक है, ये वाली भी 5 कार्बन की है। तो कोई रिंग्स 5 कार्बन की है, कुछ 6 कार्बन की है। इनकी खास तादाद होती है कि 5 कार्बन वाली कितनी तादाद है और 6 वाली कितनी तादाद। इनमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ था ना वो 60 कार्बन एटम पे मुश्तमिल था। एक छोटा सा एक मालिक्यूल बन जाता है ना 60 एटम का मालिक्यूल, 60 कार्बन एटम से मिलके एक मालिक्यूल बना हुआ था, जिसको नाम दिया गया बकमिंस्टर फ्लोरीन का नाम दिया गया, ठीक है। C60 इसका अटोमिक नंबर कह रहा हूँ, इसमें 60 कार्बन एटम से, ठीक है। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ना क्या था, एक आर्किटेक्ट था, अमेरिका से शायद इसका ताल्लुक था। तो इसने ना बड़ी मशहूर मशहूर बिल्डिंग के डिजाइन बनाए होते हैं। तो एक इसका जो सबसे मशहूर डिजाइन था ना वो ये डोम था, एक गुंबद नहीं होता जैसे जैसे ये वाला है, इस तरह के गुंबद। इसने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई थी जिनमें इस तरह के गुंबद या इस तरह की डोम शेप उसने बनाई थी, ठीक है। तो उसके बनाए हुए गुंबद के साथ या उसके बनाए हुए डोम के साथ इसकी शक्ल मिलती जुलती थी। इस वजह से इनका नाम उसके नाम पे रख दिया गया बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम पे इसका नाम फ्लोरीन्स रख दिया कि ये फ्लोरीन्स के स्ट्रक्चर की तरह के, उसकी ड्राइंग्स की तरह के, उसके डिजाइन की तरह के स्ट्रक्चर है। तो इनका नाम उसके नाम पे रख दिया गया उसके एजाज में, ठीक है। तो आमतौर पे इनके अंदर कार्बन की तादाद 60 हो सकती है, 70, ठीक है, 76, 84। वैसे स्मॉलेस्ट फ्लोरीन आपकी बुक में जो लिखा हुआ ना उसमें कार्बन 30 का, लेकिन एक्चुअली जो स्मॉलेस्ट फ्लोरीन है उसमें 20 कार्बन होते, ठीक है। सबसे छोटा फ्लोरीन जो अब तक डिस्कवर हुआ है उसमें 20 कार्बन है, और वो 20 के 20 कार्बन मिलके एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। और इनका दूसरा नाम जो है वो क्या है, बकीबाल है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है, कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कि फुटबॉल की शक्ल के हो सकते हैं, रॉड की शक्ल के हो सकते हैं। इनमें कार्बन एटम्स रिंग्स की फॉर्म रिंग्स बनाते हैं और वो सारी रिंग्स आपस में जुड़ी होती हैं और वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बना देती हैं जैसा कि एक फुटबॉल होता है, ठीक है। इनके अंदर कार्बन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 84 और कम से कम 20 या 30 कार्बन एटम के पे ये मुश्तमिल हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी बकमिंस्टर फ्लोरीन की तरफ। ये सबसे पहला डिस्कवर होने वाला। अच्छा, ये ना इसकी डिस्कवरी बड़ी दिलचस्प है। डिस्कवरी बड़ी दिलचस्प इस तरह से है कि वो साइंटिस्ट जो थे ना वो क्या कर रहे थे, वो ना कार्बन को गर्म कर रहे थे। ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट कार्बन की जो फॉर्म है उसको हीट कर रहे थे, बड़ी ज्यादा हीट कर रहे थे। तो वहां से एक धुआं निकला, उस धुएं का उन्होंने एनालिसिस किया और उस धुएं का एनालिसिस करने पे ना मैस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से तो उनको ये पता चला कि यहाँ पे ना एक कोई चीज निकल रही है जिसका अटोमिक जो नंबर या मैस है, ठीक है, वो C60 60 कार्बन के अटोमिक मैस के क्या है, बराबर है,
ठीक है, वहां पे एक पी, आपको पता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटॉमिक मैस को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, एटॉमिक मैस को या एटॉमिक नंबर को, इस तरह की प्रॉपर्टीज को, एटॉमिक मैस को बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स को जो ना वो फाइंड करने के लिए इसमें ग्राफ बनता है एटॉमिक मास पे और उनकी परसेंटेज अबंडेंस पे। तो ये कार्बन 60 कार्बन वाली एक पीक आ रही थी बार बार, तो यहाँ से उन्होंने अंदाजा किया कि यहाँ पे एक नया कार्बन का मालिक्यूल बन रहा है जिसमें 60 कार्बन है। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया बकमिंस्टर फ्लैरिन का। ये जो बकमिंस्टर फ्लैरिन है इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं और सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और आपको पता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसके अंदर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और इसकी वजह से एक पाई बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, तो जिस तरह के बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना, बेंजीन में भी बिल्कुल सेम सूरत हाल होती है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं 6 और वो 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इस तरह से आपस में अटैच होते हैं कि उनके जो अनहाइब्रिडाइज्ड p है उनके अंदर वो ओवरलैप करके, मतलब आपस में अबव एंड बिलो ओवरलैप करके अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। यहाँ पे ये होता है कि कुछ रिंग्स जो है ना वो क्या है 5 कार्बन वाली है, कुछ रिंग्स जो है ना 6 कार्बन वाली हैं। तो इसमें टोटल 32 कैले रिंग्स होती हैं, 32 फेसिस या 32 रिंग्स होती हैं, है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक फेस है या एक रिंग है। ठीक है, ये 5 कार्बन वाली है। इसमें से 32 में से 20 हेक्सागोन्स होती हैं। हेक्सागोन्स का मतलब 6 कार्बन वाली, जैसे ये है ना 6 कोनों वाली, मतलब ठीक है 6 कोनों वाली रिंग या 6 कोनों वाला चेहरा या 6 कोनों वाली शेप, उसको हेक्सागोन कहते हैं। और 5 कोनों वाली को हम कहते हैं पेंटागोन। तो इसके अंदर 12 पेंटागोन होती हैं, मतलब इस तरह की शक्लें होती हैं, और 20 हेक्सागोन होती हैं, जैसा कि एक फुटबॉल में होता है। बिल्कुल फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर है। फुटबॉल के अंदर भी ऐसे डब्बे डब्बे से बने होते हैं, कोई पेंटागोन होते हैं मतलब 5 कोनों वाले होते हैं, कुछ जो है ये हेक्सागोन होते हैं मतलब 6 कोनों वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करके वो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बना रहे हैं। उसके नतीजे में कुछ 5 कार्बन वाली रिंग्स बन रही हैं, कुछ 6 कार्बन वाली रिंग्स बन रही हैं। ठीक है, और उनमें से 20 जो है ना वो 6 कार्बन वाली रिंग्स हैं और 12 जो है वो 5 कार्बन वाली रिंग्स हैं। ठीक है, टोटल 32 फेसिस है और इसका जो शक्ल है वो सॉकर बॉल की तरह, सॉकर फुटबॉल को कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो हर इनमें से हर एक किनारे पे, हर एक नुक्कर पे, हर कॉर्नर पे एक जो ना वो कार्बन एटम मौजूद है। ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है। यहाँ पे जो भी आपको ये डॉट से नजर आ रही है सारे के सारे कार्बन एटम है जहाँ पे बेंडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये इसका बकमिंस्टर फ्लैरिन का स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले दरियाफ्त किया गया था। बाकियों का स्ट्रक्चर भी इससे मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत फर्क है, किसी का थोड़ा लंबूतरा है, किसी का इसी तरह का है। कार्बन की तादाद चेंज होने से थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इसको हम बना कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिकली इवेपोरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकली इवेपोरेट करने का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था ना, कि उसमें से करंट पास करते हैं। तो रेजिस्टेंस की वजह से, बड़ा हाई रेजिस्टेंस की वजह से ग्रेफाइट रॉड में से जब करंट पास होता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट मीन इतना गर्म होता है कि उसके जो ना वो इवेपोरेशन मीन उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं कार्बन के। ठीक है, और ये जो वेपोरेशन है वो हीलियम गैस में की जाती है, मतलब आम वैक्यूम वगैरह में नहीं की जाती। एक ऐसे कंटेनर में करेंगे जहाँ पे हीलियम गैस मौजूद होगी। ठीक है, तो जब ग्रेफाइट रॉड में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उनमें से ना एक धुआं सा निकलता है, सूट जैसे वो लकड़ी को जलाएं ना। ठीक है, लकड़ी को जलाएं, अगर गीली लकड़ी हो मिसाल के तौर पे, गीली लकड़ी को जलाएं तो क्या होता है, सबसे पहले व्हाइट कलर का या जो ना वो एक धुआं निकलता है, देखा है कभी। तो बात ये हम कर रहे थे कि सूट क्या होता है। ठीक है, तो सूट वो जो धुआं सा होता है ना निकलता, उसको हम सूट कहते हैं। वो जो धुआं निकलता है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो अब गहरा होता है ना व्हाइट कलर का। ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के। तो यहाँ पे भी जब ग्रेफाइट को जो ना वो बड़ा हाई उसमें से करंट गुजारा जाता है तो इवेपोरेट होता है और वहां से एक सूट, एक जो ना वो गहरा सा धुआं सा निकलता है। उस सूट के अंदर जो ना वो मुख्तलिफ फ्लैरिन्स होते हैं और दूसरी कार्बन की भी कुछ इकसाम होती हैं, जो ना वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो सकती है, जैसे कार्बन ब्लैक है वगैरह। ठीक है,
तो ये जो फ्लैरिन्स है इनको फिर सूट में से अलहदा किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करके, क्योंकि ये जो फ्लैरिन्स होते हैं ना ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। आपने डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हल नहीं होते क्योंकि वो बहुत बड़े स्ट्रक्चर है, ठीक है। और किसी चीज का किसी चीज में हल होने के लिए जरूरी होता है कि सॉल्वेंट सोल्यूट को जो ना वो हर तरफ से सराउंड करे और उसको कंटेन करके रखे। इनका साइज छोटा है, 60 कार्बन एटम्स के हैं, तो इनको सराउंड करना आसान है, तो ये जो ना वो डिजोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। फ्लैरिन्स जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो हल नहीं होते, ये उनका और इनका एक फर्क भी है, ठीक है। तो जब वो जो धुआं है उसको सॉल्वेंट में से गुजारा जाता है, फ्लैरिन हल हो जाते हैं, बाकी चीजें हल नहीं होती। तो इस तरह से हम फ्लैरिन को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, या क्रोमेटोग्राफी के जरिए भी सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी आपको पता है कैसी टेक्निक है, मतलब यहाँ पे हम जो क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए भी इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको ना आसान तरीका इनका प्रिपरेशन का, ठीक है। फिर इनकी एप्लीकेशन इनकी जो ना वो मटेरियल साइंस में हाँ ये जो होते हैं ना सुपर कंडक्टर्स के तौर पे यूज होते हैं, ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं ये जो फ्लैरिन्स है। ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ग्रेफाइट जो होता है ना वो कंडक्टर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, उसका पाई बॉन्ड दूसरी बाउंड होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल होता है। तो इसमें भी सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये भी कंडक्टर होता है, बल्कि ये सुपर कंडक्टर्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सुपर कंडक्टर जो सबसे आला तरीन किस्म के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। फिर ये हार्ड फेजिस को बनाने के लिए, फेज कहते हैं किसी भी एक ऐसा मीडियम जिसके सारे पार्टिकल होमोजेनियस हो, जिसकी कंपोजिशन होमोजेनियस हो। उसके अलावा सिंथेटिक डायमंड बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सिंथेटिक केमिस्ट्री में बहुत सारी हम जो ना वो कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्लैरिन्स को। मेडिसिन में इनको टारगेटेड कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है, मतलब ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स के तौर पे। ड्रग डिलीवरी व्हीकल से मुराद क्या है, देखें मिसाल के तौर पे जैसे आप कैप्सूल खाते हैं ना, बीमारी वगैरह में हमें एक कैप्सूल मिलता है, वो कैप्सूल बजाते खुद दवाई नहीं होती, उसके अंदर मेडिसिन होती है, ठीक है। वो मेडिसिन का जायका या उसकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि वो हमारे जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मुंह है या जो आपकी फेरेंक्स है, ठीक है, फेरेंक्स कह रहा हूँ, इसोफिगस है, उसको इफेक्ट ना करे, डायरेक्ट जो ना वो जाए उसमें क्या उसे कहते हैं, मैदा, ठीक है। मैदे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टमक, हाँ सर स्टोमिक। तो वो उसके डायरेक्ट स्टोमिक में जाए, ठीक है, तो वहां पे जाके उसका जो होल होता है ना बाहर वाला, वो गल जाता है एसिड की वजह से ना, तो वो जो मेडिसिन होती है अंदर वो फिर जो है ना वो वहां पे डाइजेशन उसकी होती है, फिर ब्लड में चली जाती है। तो यहाँ पे जो कैप्सूल था उसका काम था। जी बच्चे। सर जी एक मिनट दोबारा बताइएगा, ये सारा प्रोसीजर आप एप्लीकेशन में बता रहे थे। मैं ये बता रहा हूँ कि ये आवाज कट गई थी, समझ नहीं आई। इसको मैं ये बता रहा था कि मेडिसिन में इसका जो इस्तेमाल है वो ड्रग डिलीवरी व्हीकल के तौर पे होता है। ड्रग डिलीवरी व्हीकल क्या होती है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ड्रग को इनक्लोज करके हम भेज देते हैं, और जहाँ पे ड्रग चाहिए होती है वो वहां पे जाके ड्रग को डिलीवर कर देता है, ड्रग कहीं और नहीं जाती। मतलब हो सकता है वो जिस्म के किसी और हिस्से को नुकसान पहुंचाती हो, लेकिन जैसे फर्ज करें कैंसर के मरीज को कीमोथेरेपी करते हैं, वो कीमोथेरेपी जो होती है वो सिर्फ कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए होती है, लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता जिस्म के किसी और हिस्से पे असर कर जाए तो वो वहां पे जो ना वो जो जिंदा सेल्स है उनको मारना शुरू कर दे, क्योंकि कैंसर सेल्स भी तो सेल्स होते हैं ना, उनको किल करना होता है, ठीक है। तो हमारा जो ना वो टारगेट ये होता है कि वो जो केमिकल है जो सेल्स को हमने मारना, कैंसर के सेल्स को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ कैंसर के सेल्स पे जाके असर करे और किसी सेल पे असर ना करे। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर्स उसके इर्द गिर्द लगा देते हैं, जो वहां पे जाके लेयर्स टूट जाती हैं, वो हिफाजती जो उसके इर्द गिर्द तहें लगाई होती हैं, और वो वहां पे ड्रग अपना काम करती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है ये फ्लैरिन्स यूज होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, यूवी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, बल्कि ये जो यूवी प्रोटेक्शन अल्ट्रावायलेट, ये जिसको हम नहीं वो कहते क्या उसको कहते हैं, सन ब्लॉक कहते हैं जिसको हम, ठीक है ना, सन ब्लॉक। हमारे पास कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जो जो सनलाइट में होने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है या जो कोई इस तरह की रेडिएशंस है उनसे स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे भी जो ना वो इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये कुछ रेडिकल्स अगर वहाँ पे स्किन पे प्रोड्यूस होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने देती स्किन को, उनको ख़त्म कर देती है। तो बहरहाल
ये इसकी थोड़ी सी जो ना वो एप्लीकेशन थी, इसका स्ट्रक्चर था, उसकी प्रिपरेशन थी। फ्लेरिन का पूरा टॉपिक जो है ना वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है,